अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 31 जुलाई 2023 है आज। और कल जो खैबर पख्तूनख्वा में एक और धमाका हुआ है, कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, उधर शहादतें हो गई, खुदकश धमाका कह रहे हैं। बड़ा अफसोस है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और जितना अफसोस किया जाए उतना भी कम है। क्योंकि अफसोस मैं इस बात का कहता हूँ कि कई माह पहले साबका वफाकी वज़ीर मुराद सईद जो है वो बड़े बड़े इज्तिमात में ख़िताब करता रहा है, लोगों को इकट्ठा कर कर के इदारों को ख़त लिखता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मुश्किलों से हमने अमन लाए हैं, दहशतगर्दी का सफाया किया है, दहशतगर्द फिर आ रहे हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन हुआ था और दहशतगर्द फिर आ रहे हैं। मुराद सईद ने बड़ा रोला डाला, बड़ा शोर डाला, लेकिन उसके रोले का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसके ऊपर मुकदमात बना दिए गए, उसको बागी करार दे दिया गया, उसको कह दिया गया कि ये तो बगावत कर रहा है। पाकिस्तान में यही अफसोस का मकाम है, जब आप किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो उल्टा आपके ऊपर ही मुकदमात बना दिए जाते हैं। एक कोई सहाफ़ी है, वो किसी ACDC की या किसी SHO की या किसी DSP की कोई ख़बर या कोई उनको कहता है कि आप इस्लाह करें, इस तरह नहीं, इस तरह करें, तनकीद करता है या उनकी कहीं पे कोई निशानदेही करता है, तो उल्टा किसी न किसी मुकदमे में फंसा के उसको ही जेल में डाल दिया जाता है। यही बात नीचे से ऊपर तक है। पाकिस्तान का निज़ाम इसलिए यहाँ पे हर कोई बंदा शिकायत करने से भी डरता है, किसी के कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको देख के उसकी रिपोर्ट करने से भी डरता है। ये हमारी बासियत कौम जो हम ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। धमाके की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दी जो हमें ये जनरल मुशर्रफ तोहफ़ा दे के गया है पाकिस्तान को, ना वो अमेरिका की जंग में कूदता अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़, ना ये हमारी लाखों के हिसाब से शहादतें होती, ना हम लोगों के मोहताज होते, ना हमें कशकोल ले के अमरीका और यहूदियों और ईसाइयों और लादीन चाइना के पास जाना पड़ता कर्ज़े मांगने के लिए। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो जब तक ये दहशतगर्द और ख़ुदकश हमले होते रहेंगे, जनरल मुशर्रफ आपको याद आता रहेगा। ये जनरल मुशर्रफ ने हमें तोहफ़ा दिया था, जो अमेरिका की एक फ़ोन कॉल के ऊपर लेट गया था और उनके साथ मिल के तो इसने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। हालांकि हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। धमाके कोई एक आध उधर हुए थे, अमेरिका में किए थे वो अरबियों ने, कोई सऊदीया के थे, कोई कहाँ के दहशतगर्द थे, कोई मिस्र के थे। पाकिस्तान का उसके साथ लेना देना ही नहीं था। उसामा बिन लादेन आके छुपा था अफ़गानिस्तान में। हम ऐसे ही शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन गए। अमेरिका के हुक्म को तो हम इंतज़ार करते रहते हैं, कोई यार कोई हुक्म दे। हमारे हुक्मरान जो है अमेरिका के हुक्म का इंतज़ार करते रहते हैं, कोई हमें हुक्म दे, हम उसकी ताबेदारी करके हुक्म की तामील करके हम भी कोई उधर सदर के साथ, अमेरिका के सदर के साथ फ़ोटो बनवा सकें, उधर वाइट हाउस का दौरा कर सकें। ये हमारे हुक्मरानों की हालत है। लेकिन धमाकों का अफसोस बहुत है, बहुत हमने ये दहशतगर्दी बर्दाश्त की है। कितने साल हम मसाजिद में जुमा तक नहीं पढ़ सकते थे, हर जुमे में खुदकश हमले होते थे। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जो हमारे लॉ एंड आर्डर जिन्होंने मेंटेन करना है, जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ना है, वो हमारे सियासी कारकुनों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बनाने में मसरूफ़ हैं, उनके घरों के ऊपर छापे मारने में मसरूफ़ हैं। यानी कि एक सियासी वर्कर, उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, तकरीबन 50 से ज़्यादा उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। जब दूसरे मुल्क ये ख़बरें पढ़ते होंगे कि इमरान ख़ान दहशतगर्दी के पर्चे में नामज़द,
تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جس ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہی دہشت گرد ہے، اس ملک میں کیا جانا، وہ کون سا ملک ہوگا، وہاں کی کیا حالات ہوں گے۔ ہم نے اپنے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں نے۔ ہمارے حکمران، آج کل مقابلہ کیا چل رہا ہے جی ہمارے حکمرانوں کا، یہ جو پی ڈی ایم سرکار حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے، ان کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کس نے خدمت، صاحب کی خدمت کس نے زیادہ کرنی ہے۔ صاحب کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم آپ کے زیادہ تابع دار ہیں، ہم آپ کے زیادہ خدمت گزار ہیں، ہم آپ کی زیادہ خدمت کریں گے۔ صاحب کو پہلے 1-2 جماعتیں ملتی تھی خدمت کرنے کے لیے، اب 13-14 جماعتیں اکٹھی ہو کے اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہ ایک لفظ بولتا ہے یہ آگے سے 10 ملا کے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صاحب جو ہے وہ، اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، نہ اس نے الیکشن لڑنا، نہ اس نے عوام کے پاس جانا۔ جو عوامی نمائندے ہیں وہ الٹا اس کی چاپلوسی کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ حکمرانوں کا رویہ نہیں ہوتا تھا، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا جو مارشل لا دور میں سلیکٹڈ ہوتے تھے، الیکٹڈ نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ سلیکٹ اس لیے ہوتے تھے کہ انہوں نے خدمت کرنی ہوتی تھی، حکم کی تعمیل کرنی ہوتی تھی، پالش وغیرہ کرنی ہوتی تھی۔ ہمارے حکمران جو ہے وہ عوام اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں جی، ہم عوام کے لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہو کر آئے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اب 80 سیٹوں والا وزیر اعظم بیٹھا ہے، کوئی اگر شرم، کوئی حیا، کوئی خواجہ آصف کے کہنے کی طرح کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، تو جو 80 سیٹوں والے نے جب حلف اٹھایا تھا تو یہ حلف اٹھاتا ہی نہ، یہ کہتا نہیں یار عوام نے عمران خان کو 150 سیٹیں دی ہے، عمران خان کو 1,80,00,000 ووٹ پڑے ہیں، اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، حق اس کا بنتا ہے وہی 5 سال پورے کرے۔ ان کا رولا ہی ختم ہو جانا تھا، ان کو کسی نے آ کے کہنا ہی نہیں تھا، دوبارہ یہ کام ہی ختم ہو جاتا۔ کوئی بھی طاقت آ کے کسی عوامی نمائندے کو، کسی منتخب حکمران کو گرانے کے لیے کہتی نہ۔ اگر شہباز شریف، آصف زرداری، یہ جو اپنے آپ کو بڑے تجربہ کار سیاستدان کہتے ہیں، ان کو جب بقول خواجہ آصف کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آ جاؤ عمران خان کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور آپ کو لے کے آتے ہیں، ان میں کوئی تھوڑی سی غیرت، کوئی تھوڑی سی عزت، کوئی غیرت، کوئی حیا، کوئی شرم ہوتی، کوئی قطرہ کو ان کے اندر خون میں جمہوریت شامل ہوتی، تو یہ اس کو آگے سے جواب یہ دیتے کہ نہیں جی نہیں، عمران خان کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، وہ 5 سال پورے کرے گا، 5 سال کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے۔ یہ نہ کہتے جی بسم اللہ ست بسم اللہ جی چلو ٹھیک ہے سر، اگر آپ ہمارے اوپر یہ شفقت کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت پوری کریں گے، پالش پوری کریں گے۔ یہ کبھی نہ کہتے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ہماری تو موجیں لگ گئی ہیں، کیونکہ ان کی عادت، ان کا بچپن سیاست کا جو گزرا ہے، جو یہ سیاست میں آئے تھے وہ آئے اسی طرح تھے، یہ آئے اسی طرح تھے۔ ان کو جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق نے لے کے آیا تھا، اس نے لا کے یہ جرنیلوں کی سیاست میں پیداوار ہے، تو یہ تو کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے اپنے اندر سے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بچپن کی عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں شروع سے ہی پالش مالش کی۔ اور انہوں نے جیسے ہی ان کو خواجہ آصف کہتا ہے، ہمیں کہا کہ آ جائیں جی 2019 میں ہی، تو ہم تیار تھے۔ اس کے بعد تو وہ کرونا آ گیا، ورنہ انہوں نے تو 2019 میں آ جانا تھا۔ جب ان کی تیاری شیاری کرتے کرتے، ان کی جو آپس میں ڈیل شیل سی طے ہوتے ہوتے، وہ دسمبر میں کرونا آ گیا، پورا ملک، پوری دنیا جام ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو پھر موجیں لگ گئی ہیں نا، اب تو کرونا میں پھنس گیا نا عمران خان، لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا، اس نے کرونا جیسے عذاب میں سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو نکالا، اس کی پہلے سے بھی زیادہ بلے بلے ہو گئی۔ تو جو پاکستان میں بھائی، بلکہ یہ انسان کی سوچ ہے کہ انسان کسی کی مقبولیت کو برداشت نہیں کرتا، خاص کر وہ جس کے ہر وقت پاکستان میں نعرے لگتے ہیں، جب اس کے نعروں کا کوئی نام ہی نہ لے اور عمران خان ہوتی ہو، تو پھر تو ان کے پیٹ میں سلوٹیں پڑنی تھی نا، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے تھے نا۔
तो उन्होंने फिर ये इन सब को दोबारा इकट्ठा किया। अभी आ जाओ भाई, 2019 में तो नहीं थे, अब कोरोना ख़त्म हो गया है, अब आ जाओ, अब हम आपको लेके आते हैं। तो इन्होंने ये जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, इनमें एक कतरा भी जमहूरियत का नहीं है। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आ जाते हैं। हम तो पहले भी इसी तरह हुकूमत में आते हैं, इनकी कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, ये किसी न किसी साजिश के तरीके में, किसी लोटे ख़रीद के ये इसी तरह ये हुकूमत बनाते हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ ने इनका भट्ठा बिठाया था ना, जब 2/3 अक्सरियत लेके आए थे, तो उसने इसको उठा के तो फेंक दिया था जेल में, नवाज शरीफ को और इसके पूरे ख़ानदान को। इनको तो चाहिए था उस वक़्त से अब तक ये दोबारा ऐसी किसी चाल में आते ही ना जो इनके ख़ानदान के साथ उस वक्त गुजरा था। लेकिन इन्होंने तो हुकूमत को आते देखा, इन्होंने कहा मौजें लग गई हैं, अब केस ख़त्म करेंगे हम। इन्होंने अपने केस ख़त्म करने के लिए ये मुल्क का तबाह कर दी। ये मुल्क जो 6% की ग्रोथ से ऊपर जा रहा था, ये मुल्क जो कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार इसका कम हो गया था, ये वो मुल्क बन गया था जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो इतनी चल पड़ी थी कि उसको वर्कर नहीं मिल रहे थे फैसलाबाद में। ये मुल्क वहाँ तक पहुँच गया था कि अमेरिका जैसे कि मुल्क में जाके वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहा था कि हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, हम दोस्ती कर सकते हैं, ग़ुलामी नहीं कर सकते। अमेरिका ने जब अड्डे मांगे, हालांकि अमेरिका तो अड्डे उड्डे मांगता ही नहीं है, वो तो आके बस कब्ज़ा कर लेता था, तो उसने सारी दुनिया के सामने बैठ के अमेरिकी चैनल के ऊपर कहा कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, मैं इस तरह की दोस्ती नहीं चाहता, मैं अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर बम बरसाने के लिए आपको अड्डे नहीं दे सकता। ये मुल्क इधर तक पहुंच गया था। फिर इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत संभालने के लिए, अपने केस माफ़ करवाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए 26 अरब रुपए का केस इस वज़ीर आज़म के ऊपर है जो अब हमारा वज़ीर आज़म है, वो केस इसने ख़त्म कराने के लिए इस पूरे मुल्क का बेड़ा बैठा दिया है। अब क्या है इस मुल्क में, यकीन करो, गांव देहात में आके देखें, बिजली के बिल नहीं आवाम अदा कर सकती। कोई अपने माल मवेशी बेच रहा है, कोई दरख्त अपने बेच रहा है बिल अदा करने के लिए, ये हालत है। और ऊपर से इन जाहिलों ने वो सेहत कार्ड भी बंद करने के दर पे हैं, जो वो सहूलियात दे गया था, जो गरीब गुरबा के लिए वो पनाह गाहें बना गया था। वो शाम को मुसाफिर बेचारे उधर खाना खा लेते थे, सो जाते थे, वो भी बंद कर दिए हैं कि पता नहीं उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। और ख़ुद इन्होंने अपने लिए सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहें, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, और ब्यूरोक्रेसी को इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दे रहे हैं, लेकिन आवाम को जो खाना मुफ्त मिल रहा था वो इनको हज़म नहीं हुआ, वो इन्होंने बंद फौरी कर दिया है और अपनी अयाशियाँ पहले से भी डबल कर दी है। ये है हालत, क्योंकि इनको पता है कि हमने कौन सा आवाम में जाना है, इलेक्शन ये नहीं करवा रहे। अवाम में जाने से इतने खौफज़दा हैं कि पार्लियामेंट से बिल मंजूर कर लिया है, कोई हमारी तौहीन करेगा तो हम उसको 6 माह के लिए जेल में डाल देंगे। ये हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन, जिनको हम भेजते हैं असम्बलियों में कि हमारा केस लड़ेंगे, हमारे लिए कानून साजी करेंगे, हमारे लिए उधर जाके बहस करेंगे, मुबाहसा करेंगे। ये अपने लिए उधर बैठे कानून पास कर रहे हैं। इनको अल्लाह ही पूछेगा। इनको ना तो ये अदालतों को मानते हैं, जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन ना हो, उस मुल्क के आइन और कानून का तो कोई लाखों मील दूर बैठा भी अंदाज़ा लगा सकता है। इस मुल्क में ना कोई आइन बचा है, ना कोई कानून बचा है, सिर्फ़ एक डंडा बचा है बस। वो डंडा जिसके मुंह में देते हैं, किस सहाफ़ी के मुंह में देते हैं, वो सहाफ़ी खामोश हो जाता है। जिस चैनल के मालिक में मुंह में देते हैं, वो चैनल खामोश हो जाता है। वो वही कहता है जो डंडा कहता है। जिस जज के मुंह में देते हैं, वो जज फैसला उस तरह का दे देता है। जिस बड़े बड़े जो हमारे हैं, क्या नाम है इनका, सियासतदान इनको कह लेते हैं, हुक्मरान के मुंह में दे देते हैं, तो वो भी डंडे की ज़बान बोलने लग पड़ते हैं। वो जो ये है इस मुल्क का, ये पाकिस्तान को इन्होंने डंडस्तान बना दिया है। डंडा चल रहा है इधर, डंडे के बगैर इधर कुछ नहीं हो रहा। डंडा जब कहेगा तब इलेक्शन होगा, वरना इधर ना इलेक्शन होगा। अभी तक कोई पता नहीं है कि जो वो निगरान हुकूमत आनी है वो 60 दिन रहेगी,
90 दिन रहेगी या 900 साल ही रह जाएगी, क्योंकि इधर कौन सा आइन है, कौन सा कानून है। इधर तो बस हमारे जैसे जो बेचारे ये फंसे हुए हैं ये रहते हैं। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो बच्चे बुच्चे लेके इधर से निकल गए हैं। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं ये इनके कोई बच्चा इधर नहीं रहता, इनका कई ख़ानदान जब के पढ़ते भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर हैं, इधर सिर्फ आवाम रुल रही है। बाबा कायद आज़म हमारे ऊपर एहसान करके गया था, हमें अलहदा मुल्क दे के गया था, लेकिन अब इस मुल्क में ना कोई आइन है बाबा जी, ना कोई कानून है। बाबा जी तुसी जन्नत च बैठे कोई दुआ करो, इस मुल्क ते कोई रहम अल्लाह कर देवे, इस मुल्क दे विच